हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 के एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था तीसरा लेसन मृदा चल रहा था। ये हमारे इस लेसन का 8वां पार्ट है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लेसन है और बहुत ही अच्छा, जिसमें अपन ने मृदा वायु, ठीक है, मृदा वायु के बारे में कई सारी चीजें पढ़ी हैं। लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में अपन ने मृदा के बारे में पढ़ा था, जिसमें मृदा की अम्लता के बारे में पढ़ रहे थे। तो मृदा की अम्लता के बारे में अपन ने पढ़ रहे थे। मृदा की अम्लता कैसे प्रभावित होती है, किस प्रकार से मृदा अम्लीय होती है। अब उस अम्लीय मृदा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ते हैं अपन। अम्लीय मृदा का पौधों पर प्रभाव क्या होता है। ठीक है, अम्लीय मृदा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रभाव कि अम्लीय मृदा होती है। ठीक है, H+ आयन। अब अम्लीय कैसे होती हैं? अम्लीय ऐसे होती हैं जिस मृदा में H+ आयन की अधिकता हो, अम्लीय। और अगर OH हाइड्रोक्सिल आयन की अधिकता हो तो वो क्षारीय होती है। तो H+ आयन की अधिक सांद्रता पौधे के लिए हानिकारक होती है। जो H+ आयन अर्थात मृदा अगर ज्यादा अम्लीय हो तो क्या होगी, वो पौधे के लिए हानिकारक होती है। पहला, H+ आयन की सांद्रता की अधिक सांद्रता पौधों के लिए हानिकारक होती है। पौधों के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। पौधों के लिए हानिकारक होती हैं। ये इनसे अम्लीय मृदा में क्या होता है, जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, जड़ें वृद्धि नहीं कर पाती। जो मिट्टी अम्लीय होती है उस मिट्टी में जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। अम्लीय मृदा में जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। अम्लीय मृदा में जड़ों की क्या होती है? वृद्धि रुक जाती है, जड़ें वृद्धि नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इनमें कोशिका विभाजन, अम्लीय मृदा में कोशिका विभाजन, डीएनए निर्माण, श्वसन आदि क्रियाएं भी क्या होती है? प्रभावित होती हैं। पौधों के अंदर जो डीएनए निर्माण, ठीक है, कोशिका विभाजन और श्वसन क्रियाएं प्रभावित होती हैं। अम्लीय मृदा से पौधों में कोशिका विभाजन, ठीक है, डीएनए निर्माण व श्वसन क्रियाएं प्रभावित होती है। फिर फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, फेरस यानी आयरन जो लोहा होता है, मैग्नीज, ये जो तत्व है फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन का मृदा से अवशोषण रुक जाता है। अम्लीय मृदा होती है तो इनसे ये अम्लीय मृदा क्या होती है? परत बना लेती है, जिससे मृदा के अंदर जो पौधे के लिए आवश्यक फास्फोरस, कैल्शियम, फेरस यानी आयरन, मैग्नीज जो आवश्यक तत्व होते हैं वो मृदा से अवशोषण रुक जाता है। ठीक है, फास्फोरस, कैल्शियम, फेरस, आयरन, ठीक है, ये तत्व हो गए, नाम प्रतीक हैं।
मैग्नीज, ठीक है, आदि तत्वों का मृदा से अवशोषण रुक जाता है। आदि का मृदा से क्या हो जाता है? अवशोषण रुक जाता है। पांचवा, मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। अम्लीय मृदा होती है तो उसमें सूक्ष्म जीवों की जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, ये जो जीवाणु पाए जाते हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, तो ये पौधे के लिए लाभदायक होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है तो अम्लीय मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अम्लीय मृदा में क्या होता है? पौधे क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। पौधे मुरझा जाते हैं। पौधे क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। पौधे मुरझा जाते हैं अर्थात पौधों की जो ग्रोथ होती है, वो वृद्धि होती है, वो रुक जाती है। अब अम्लीय मृदा का प्रबंध किस प्रकार से कर सकते हैं? ये तो पौधों पर प्रभाव तो हो गया, लेकिन अम्लीय मृदा का प्रबंध अपन किस प्रकार कर सकते हैं? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका। अम्लीय मृदा का प्रबंध अपन किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, अर्थात अम्लीय मृदा है तो उसको अपन कैसे सुधार सकते हैं, या अम्लीय मृदा में अपन कौन से पौधे लगा सकते हैं, किस प्रकार से उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रबंध या प्रबंधन, अम्लीय मृदा का प्रबंधन। अम्लीय मृदा का प्रबंध या प्रबंधन, ठीक है, कैसे कर सकते हैं? ठीक है, पहला तो समुचित जल निकास व्यवस्था होने से, ठीक है, खेत में जो मिट्टी अम्लीय है उसके रोकने का कार्य, मिट्टी को अम्लीय होने से रोकने का पहला उपाय है कि मिट्टी में पानी इकट्ठा नहीं होने दें। और पानी कब इकट्ठा नहीं होगा? जब पानी क्या होगा? पानी जैसे ही खेत में भरेगा, एक्स्ट्रा जो भी पानी होगा वो क्या होगा? अपने आप खेत से बाहर निकल जाएगा। अर्थात समुचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। अब समुचित जल निकास की व्यवस्था होगी तो क्या होगा? जल के साथ अम्ल बहकर कहां चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। और दूसरा, जल निकास सही होने से क्या होगा? वायु का संचार अच्छे से होता है, जिससे CO2 के साथ संयोग करती है। CO2 क्या करती है? जल के साथ संयोग नहीं कर पाती हैं और वायुमंडल में चली जाती है। वरना जल ज्यादा होने से क्या होता है? CO2 जल के साथ संयोग करके क्या करती हैं? HNO3 बना देती है, नाइट्रिक अम्ल बना देती है। तो प्रबंध का पहला जो तरीका है वो है समुचित जल निकास। समुचित जल निकास में क्या होता है? देखिए, इससे अम्ल जल के साथ बहकर बाहर, इससे अम्ल जल के साथ बह जाते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जल के साथ इससे बह जाते हैं। अम्ल जल के साथ बह जाते हैं। वायु संचार बढ़ने से, जैसे जल निकलेगा तो क्या होगा? जल
सारा एक्स्ट्रा जल बाहर निकल जाएगा, तो वायु का जो संचार होगा वो आसानी से हो सकता है, बढ़ता है, जिससे CO2 जल से क्रिया नहीं कर पाती और वायुमंडल में चली जाती है। वायु संचार बढ़ने से वायु संचार बढ़ने से CO2 जल के साथ क्रिया नहीं कर पाती है। वायु संचार बढ़ने से CO2 जल के साथ क्रिया नहीं कर पाती और है तथा वायुमंडल में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका किसका? अम्लीय मृदा के प्रबंध का। ठीक है, अगला है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। अम्लीय मृदा हो जाए तो अम्ल को के साथ क्षारीय उर्वरक हम मिलाते हैं तो अम्लीयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मिट्टी उदासीन होती जाती है। ठीक है, अब क्षारीय उर्वरकों में सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट और लकड़ी की राख। दूसरा जो तरीका है वो है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। ठीक है, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करने से क्या होता है? क्षारीय उर्वरकों में जो क्षार उपस्थित है वो मृदा के अम्लीय पदार्थों H+ से क्रिया करके, ठीक है, अम्लीय मृदा से क्रिया करके उसकी अम्लीयता को कम कर देते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और लकड़ी की राख। अब उर्वरक के क्षारीय उर्वरक के रूप में किसका उपयोग कर सकते हैं? सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, लकड़ी की राख आदि। लकड़ी की राख, लकड़ी जलाने के बाद जो पीछे बचता है वो राख, ठीक है, उसका उपयोग। जो चूने वाले पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करके, ठीक है, जैसे चूने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं? अम्लीय मृदा का प्रबंध कर सकते हैं। चूने वाले पदार्थ का प्रयोग, चूने वाले पदार्थ का प्रयोग करने से क्या होता है? देखिए, इससे कैल्शियम आयन H+ आयन को विस्थापित कर देता है। जो चूने के अंदर जो कैल्शियम आयन पाया जाता है वो H+ आयन से ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, तो वो अम्लीय मृदा के अंदर उपस्थित H+ आयनों को वहां से हटा देता है, खुद उनके स्थान ले लेता है, अर्थात H+ आयनों को विस्थापित कर लेता है। यह Ca यानी कैल्शियम आयन इससे चूने के पदार्थों का प्रयोग करने से क्या होगा? इससे कैल्शियम आयन, जो चूने के पदार्थों के अंदर जो कैल्शियम आयन पाया जाता है, कैल्शियम आयन H+ आयन को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है, विस्थापित कर देता है, क्योंकि H+ आयन क्या करता है? मृदा की अम्लीयता बढ़ाता है। मृदा के अम्लीय होने का जो मेन कारण होता है मृदा के अंदर H+ आयनों की उपस्थिति। जब H+ आयन ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कि मृदा की अम्लीयता कम हो जाएगी। अम्लीयता सहने वाली फसलों का लगाना, ठीक है, ऐसी मिट्टी में, ठीक है, अपन कौन सी फसलें लगाएं तो अम्लीयता सहन कर सकते हैं। चौथी है अम्लीयता सहने वाली फसलें लगाना।
अम्लीयता सहने वाली फसलों को लगाना। और ऐसी 3 फसलें होती हैं। एक तो कम अम्लीयता, जो कम अम्लीयता सहन कर सके, दूसरी सामान्य अम्लीयता, और एक अधिक अम्लीयता वाली फसल। एक तो कम अम्लीयता, दूसरी सामान्य अम्लीयता, तीसरी अधिक अम्लीयता। कम अम्लीयता, सामान्य अम्लीयता और अधिक अम्लीयता के बारे में। तो देखिए, कम अम्लीयता वाली कौन सी फसल है जो कम अम्लीय मृदा में उपयोग में ली जा सकती है, जैसे फूल गोभी, चकुंदर या चुकंदर, बरसीन, रजका, जैसे फूल गोभी, चुकंदर, फूल गोभी, चुकंदर, बरसीन, रजका, रजका, ये जो फसलें हैं ये अपन कम अम्लीय मृदा में उगा सकते हैं। ठीक है। अगला है सामान्य अम्लीयता, जिस मिट्टी की अम्लीयता सामान्य हो, नॉर्मल, ना तो ज्यादा नहीं कम। ठीक है। तो उनमें कौन सी फसलें, जैसे गेहूं, जौ, जई, गेहूं, जौ, जई, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू, ये सामान्य अम्लीयता में उगाई जाने वाली मिट्टी जो फसलें हैं। जहां अधिक अम्लीयता हो, जिस खेत की मिट्टी में अधिक अम्लीयता हो, वहां कौन सी फसल उगाई जा सकती हैं? तो वहां राई और घासें, जो राई होती हैं वो उगा सकते हैं, जो घासें, विभिन्न प्रकार की घासें होती हैं, राई, विभिन्न घासें, ये उगा सकते हैं। फिर ये तो हो गई हमारी अम्लीय मृदा। अब अपन पढ़ेंगे लवणीय मृदा के बारे में। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। अम्लीय मृदा यहां पर हमारी समाप्त होती है। देखिए, अब अपन पढ़ेंगे विभिन्न लवणीय मृदा के बारे में कि लवणीय मृदा क्या होती है, किस कारण मृदा लवणीय होती है, मृदा के अंदर कौन सी चीजें पाई जाती हैं जिसके कारण वो लवणीय हो जाती है, उसका प्रबंधन किससे होता है, पौधों पर इसका प्रभाव क्या है, ये सब चीजें अपन अभी पढ़ेंगे। फिर है लवणीय मृदा। लवणीय मृदाएं, लवणीय मृदाएं क्या होती है? अब लवणीय मृदाएं किसे कहते हैं? ऐसी मृदा जिसमें संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 4 डेसी, इसको लिखते चलते हैं अपन, फिर आपको समझाता हूं क्या होता है। देखिए, ऐसी मृदा जिसके संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप
25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 4 साइमेंस प्रति मीटर, 4 डेसी साइमेंस प्रति मीटर से अधिक विनिमयशील सोडियम 15% से कम विनिमयशील सोडियम 15% से कम, 15% से कम तथा पीएच 8.5 से कम होती है, 8.5 से कम होती है तथा पीएच जो होती है वो 8.5 से, पीएच क्या होती है 8.5 से कम होती है, लवणीय मृदा कहलाती है। कम होती है लवणीय मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? लवणीय मृदा कहलाती है। अर्थात लवणीय मृदा किसे कहते हैं? ऐसी मृदा जिसकी विद्युत चालकता क्या हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 4 डेसी साइमेंस प्रति मीटर से अधिक हो। यह विद्युत चालकता का मात्रक है, ठीक है, 4 डेसी साइमेंस प्रति वर्ग, इससे अधिक हो। दूसरी चीज, विनिमयशील जो सोडियम होता है, इसके मृदा के अंदर जो घुला हुआ सोडियम होता है वो 15% से कम, 15% से कम हो तथा पीएच हो वो 8.5 से कम हो, 8.5 से कम हो। ऐसी मृदा क्या कहलाती है? हमारी लवणीय मृदा कहलाती है। इन मृदा में क्या होती है? इस मृदा में NaCl व H2SO4 की प्रधानता पाई जाती है। लवणीय मृदा में क्या होता है? इसमें इस मृदा में NaCl तथा H2SO4 की प्रधानता पाई जाती है। NaCl तथा H2SO4 की क्या होती है? प्रधानता, अर्थात अधिक मात्रा में NaCl और H2SO4 इसमें पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम, इसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर जो बने होते हैं क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट भी अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम, ये तो मैग्नीज का है। कैल्शियम व Mg किसका होता है? मैग्नीशियम का। कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में ये पाए जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये भी कुछ इनमें पाए जाते हैं, ठीक है।
हिलगार्ड नामक एक वैज्ञानिक ने इन लवणीय मृदाओं को सफेद ऊसर नाम दिया। ठीक है, हिलगार्ड इंपॉर्टेंट है। हिलगार्ड ने इन्हें सफेद ऊसर नाम दिया। क्या नाम दिया? सफेद ऊसर नाम दिया। सफेद ऊसर नाम दिया है किसने? हिलगार्ड ने सफेद ऊसर नाम दिया। ठीक है, लवणीय मृदाओं का इन लवणीयता का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे अम्लीयता का पौधों पर प्रभाव पड़ा, अब अपन लवणीयता का पौधों पर प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, लवणीयता का पौधों पर प्रभाव। ठीक है, ठीक है। जहां मिट्टी लवणीय ज्यादा होती है, ठीक है, क्या होता है वहां पर बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। पहला तो बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। दूसरा है लवणों की अधिकता होने से मृदा गोल जो गाढ़ा हो जाता है। मृदा का जो गोल होता है वो गाढ़ा हो जाता है। लवणीयता की अधिकता से मृदा गोल गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, अब बाह्य पराशरण से, अब जहां लवणीयता ज्यादा होती है उस मिट्टी के पौधों में क्या होता है? बाह्य पराशरण है, अर्थात शरीर के अंदर की जो पदार्थ होते हैं वो पौधे के कोशिकाओं से बाहर त्याग दिए जाते हैं, जिसे बाह्य पराशरण कहते हैं। ये बाह्य पराशरण से क्या होता है? शरीर के अंदर के सारे पदार्थ अगर बाहर आ जाते हैं, जिससे पौधा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है और मर भी जाता है। ठीक है, बाह्य पराशरण से पौधा मुरझा जाता है और मर जाता है। ठीक है, बाह्य पराशरण से पौधा मुरझा जाता है तथा मर भी जाता है। पौधा मुरझा जाता है और मर भी जाता है। मृदा में पर्याप्त नमी होने से, चौथा जो पौधों पर प्रभाव है लवणीयता का, मृदा में पर्याप्त नमी होने से पौधे की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। ठीक है, और पौधे सूखने लगते हैं पर्याप्त नमी होने से। ठीक है, मृदा में पौधों क्या है? पर्याप्त नमी नहीं होने से पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है तथा पौधे क्या होते हैं? सूखने लगते हैं। पौधे क्या होते हैं? सूखने लगते हैं। ठीक है,
अब लवणीय मृदा के कारण क्या है? ये तो था लवणीय मृदाओं का, लवणीयता का पौधों पर प्रभाव और लवणीय मृदाओं के बारे में। अब लवणीय मृदा का कारण क्या है? लवणीय मृदाएं किस कारण होती है? ठीक है, कौन सी मृदा में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण वो लवणीय होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट कर लेगा। अगला देखिए, लवणीय मृदा बनने के कारण क्या है? लवणीय मृदा बनने के कारण, लवणीय मृदा बनने के कारण पहला है शुष्क एवं अर्धशुष्क जो जलवायु होती है उसके कारण लवणीय मृदा बनती है। तो देखिए, पहला कारण है शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। शुष्क एवं अशुष्क जलवायु, इसके कारण क्या होता है? मृदा में लवणीयता आती है। कैसे आती है? देखिए, शुष्क एवं अशुष्क जलवायु होगी तो क्या होगा? अधिक वाष्पीकरण तथा कम वर्षा। जहां शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु होगी वहां क्या होगी? वाष्पीकरण अधिक होगा और वर्षा कम होगी, जिसके कारण वो सूखा होगा। ठीक है, देखिए, अधिक वाष्पीकरण तथा कम वर्षा के कारण जो घुलनशील लवण होते हैं वो मृदा में निक्षालित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, देखिए, अधिक वाष्पीकरण तथा कम वर्षा के कारण मृदा के कारण घुलनशील लवण मृदा में निक्षालित नहीं हो पाते हैं, निक्षालित नहीं हो पाते हैं और जल के वाष्पीकरण के बाद मृदा की सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं। अर्थात मृदा में निक्षालित अर्थात मृदा के नीचे की तरफ नहीं जा पाते, जिससे जब भी ऊपर वाला जल सूखता है तो एक पपड़ी के रूप में जल के वाष्पीकरण के बाद मृदा की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, पपड़ी के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मृदा लवणीय हो जाती है। ठीक है, तथा जल वाष्पीकरण के बाद मृदा की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं तथा मृदा लवणीय हो जाती है। फिर उच्च जल स्तर, ये तो एक कारण हो गया लवणीय मृदा बनने का। दूसरा है उच्च जल स्तर। उच्च जल स्तर
जहां पानी ज्यादा होता है, जल स्तर उच्च होता है, वहां भी मृदा भी, ये भी एक लवणीयता का मुख्य कारण है। ठीक है, अगला है उच्च जल स्तर। देखिए उच्च जल स्तर में क्या होता है, उच्च जल स्तर होने पर, ज्यादा मात्रा में जल होने पर केशिका प्रभाव से जल मृदा सतह पर आकर वाष्पित हो जाता है। उच्च जल स्तर, नीचे का जो जमीन का जो जल स्तर होता है वो ज्यादा होने से केशिका प्रभाव के कारण नीचे का जल मृदा की सतह पर आकर वाष्पित हो जाता है और घुलनशील लवण सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। जल तो वाष्पित हो जाता है, लेकिन जल के अंदर घुले हुए जो लवण थे वो वाष्पित नहीं होते, तो वो मृदा की सतह पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। उच्च जल स्तर होने पर केशिका प्रभाव के कारण जल मृदा सतह पर आकर वाष्पित हो जाता है तथा घुलनशील लवण, जो मृदा में जल में जो घुलनशील लवण थे तथा घुलनशील लवण सतह पर एकत्रित, सतह पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। तीसरा लवणीय जल से सिंचाई। अगर अपन खेत में लवणीय जल से ही सिंचाई करेंगे तो मृदा तो लवणीय होती ही होनी है। तीसरा कारण है लवणीय जल से सिंचाई। ठीक है, हम ऐसे जल से सिंचाई कर रहे हैं जो क्या है, लवणीय जल है, तो मृदा तो लवणीय होनी है। चौथा, ठीक है, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है हमें। फिर है अवमृदा की अवभेदता। अवमृदा की अवभेदता। ठीक है, अवमृदा की अभेदता ये क्या होती है, इसके बारे में अपन देखते हैं पहले। ठीक है, देखिए मृदा की सतह जो क्या होती है, मृदा की सतह में कठोर परत होने पर जल मृदा की निचली सतह पर। अब क्या होता है कि जैसे खेत में एक बार बारिश आई, ठीक है, लवणीय मृदा, ठीक है, पानी की निकास व्यवस्था सही नहीं है, तो ये एक अपना क्या है, खेत है, यहाँ पानी आया इतना, ठीक है, पानी आने के बाद ये ऊपर वाला जो पानी था वो वाष्पित होकर ये निकल गया, ठीक है, भाप बन के उड़ गया, लेकिन इस पानी के अंदर जो लवणीय पदार्थ है वो इस सतह पर ही क्या हो गए, जमा हो गए। ठीक है, लवणीय पदार्थ तो वाष्पित नहीं होने हुए ना, तो वो तो क्या हो गए, इसी सतह पर जमा हो गया, ये परत बन गई, ये परत बन गई। तो मृदा की सतह पर जो कठोर परत होने पर जल मृदा की निचली सतहों पर नहीं पहुंच पाता। तो अब जो भी अपन सतह देते हैं, पानी देते हैं, बारिश होती है, कैसे भी होती है, तो ये पानी क्या करता है, इस सतह को भेद कर नीचे की जो मृदा की सतह होती है वहां पर पहुंच ही नहीं पाता है तथा सतह पर एकत्रित हो जाता है। तो ये फिर पानी आया, ये सतह पर ही एकत्रित हो गया, फिर ये वाष्प बन के उड़ गया और इसके अंदर के जो घुलनशील लवणीय पदार्थ होते हैं वो मिट्टी पर जमा होते जाते हैं, जिससे परत बढ़ती जाती है। तो ये अवभेदता, ये मृदा अभेदता कहलाती, अवमृदा की अभेदता कहलाती है। तो मृदा की सतह में मृदा की सतह में कठोर परत होने से, मृदा की सतह में कठोर
परत होने से जल मृदा की निचली सतहों पर नहीं पहुंच पाता है। जल मृदा की निचली सतहों पर नहीं पहुंच पाता है तथा सतह पर एकत्रित हो जाता है। सतह पर ही क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। पांचवा कारण है खराब जल निकास। पांचवा कारण है खराब जल निकास व्यवस्था। ठीक है, खराब जल निकास व्यवस्था क्या है? इसका पांचवा कारण है, अपन कह सकते हैं। ये पांचवा कारण क्या है? लवणीय मृदा बनने का पांचवा कारण है खराब जल निकास व्यवस्था। जल जो मिट्टी में इकट्ठा होता ही रहता है। ठीक है, अब लवणीय मृदा लवणों की मृदा को प्रबंध करने का तरीका क्या है वो अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए, सबसे पहले लवणीय मृदा, ठीक है, प्रबंध कैसा है? पहले तो भौतिक प्रबंध, जो सतह पर परत बन जाती है उसको खुरचना। ठीक है, अब खुरचने के लिए कई सारी चीजें काम में ली जाती हैं, खुरपीन, कई सारी चीजें काम में ली जाती है। फिर लवणों को बहाना, ठीक है, खुरच के बाद जो भी लवण होते हैं उनको पानी के साथ क्या कर देते हैं? बहा देते हैं। ठीक है, फिर निक्षालन। निक्षालन का मतलब इसको उन लवणों को जमीन के आंतरिक सतहों तक ले जाना, अंदर की तरफ ले जाए, क्योंकि हमारी जो खेती होती है मिट्टी के ऊपरी सतह पर होती है, तो हम क्या करते हैं? निक्षालन क्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं? उन लवणों को जमीन के अंदर तक ले जा सकते हैं। फिर रासायनिक उपाय क्या है? ये तो सब भौतिक उपाय थे, फिर कुछ रासायनिक उपाय भी होते हैं। ठीक है, कोई उर्वरक, ये सब चीजें मिलाकर अपन उसका उपाय कर सकते हैं। तो आज हमने लवणीय मृदा के बारे में पढ़ा और अम्लीय मृदा का पौधों पर प्रभाव क्या होता है वो पढ़ा। ठीक है, अम्लीय मृदा के प्रबंध भी पढ़े। अब लवणीय मृदा क्या होती है, लवणीय मृदा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और लवणीय मृदा बनने के कारण क्या है वो भी अपन ने पढ़े। आने वाली क्लास में अपन लवणीय मृदा के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, उपाय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, खुद का और अपने परिवार का पूरा अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।